हेलो नमस्कार, मैं कैलाश चंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी आप लोगों के लिए एनवायरमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो केसी क्लासेस पर आने लग जाएगी, तो उसी के तहत जो है आज पहली क्लास जो है एनवायरमेंट की मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें पहला चैप्टर जो है यहां पर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ही क्लास में अगर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उससे आप लोगों को जो है सहूलियत होती है, ताकि आपको कम समय जो है वो पढ़ने में लग जाएगा। तो इस वजह से अब जो है आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर जो है वो एक ही क्लास में आपका जो है कंप्लीट आने वाला है। अब देखते हैं एनवायरमेंट, देखिए क्योंकि एनवायरमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी रिसेंट एग्जाम दिया होगा जिसमें कि आपका जो है कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था, और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में जो है वो एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन, 15 में से 2 एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब है वेटेज जो है हर एग्जाम्स में एनवायरमेंट का बहुत अच्छा हो रहा है। या तो इसको जीके के फॉर्म में भी, जीएस के फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है, या तो साइंस के परिप्रेक्ष्य में भी जो है इसको पूछा जाता है। तो आपके आने वाले एग्जाम जो आपका वन दरोगा का है या लैब असिस्टेंट का है, पर्यावरण पर्यवेक्षक, अगर आप पिछले एग्जाम्स की बात करेंगे, वन दरोगा की बात करेंगे, और मैंने एनालिसिस की है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसमें आप जो है जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस जो आपका वन दरोगा का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एनवायरमेंट के और उनका वेटेज क्या था, वो मैंने आपको डायरेक्टली उन वीडियोस के माध्यम से आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने वो सीरीज, एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप जो है जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर वन दरोगा का जो है एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो उसमें आप जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट आपका जो है एनवायरमेंट रहने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे वो पर्यावरण पर्यवेक्षक हो, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट हो या वन दरोगा हो, तो एनवायरमेंट जो है की फोकस रहेगा। और मुझे लगता है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर भी आपका एनवायरमेंट रहने वाला है, क्योंकि एनवायरमेंट की तैयारी जो है जनरली कोई करते नहीं है, ज्यादा जो है उसको तवज्जो देते नहीं है। इस वजह से जो है ये मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है इन तीनों एग्जाम्स में, अगर आप जो है सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला लेक्चर है एनवायरमेंट। और यहां पर देखिए कि एनवायरमेंट में ये इंडेक्स मैंने आपको बनाया है कि 5 चैप्टर में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। 5 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैंने 5 चैप्टर्स में यहां पर डिवाइड कर दिया है। अब इनमें देखें, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस है कि वहां से आपका कौन से सेगमेंट से जो है बहुत अधिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके बारे में प्रीवियस एग्जाम्स के तहत जो है वो देखेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है, इसमें देख लीजिए, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो यहां पर बेसिक हम जो है किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में जानेंगे। इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये जो है सारा, और बेसिक फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और उनमें इंटरेक्शन किस प्रकार का होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे यहां पर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में। तो यहां से भी आपका जो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से जो है ये क्वेश्चन, आपके बेसिक डेफिनेशन के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये जैव विविधता जो है, अगर पूरे एनवायरमेंट की जान देखें तो मुझे लगता है कि एनवायरमेंट की जान आपकी कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अलग अलग प्रकार की आपकी जैव जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी है, तो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को हमको समझना है और उनका इंटरेक्शन को हमको यहां पर समझना है। तो सेकंड चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तीसरा है आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए भाई, आपका वेरियस जो है आपके प्रदूषण कौन कौन से, इसमें हम अलग अलग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। तो ये सारे क्या है, प्रदूषण है, जिनसे आपको डायरेक्टली प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन प्रदूषणों को कम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज अपनाते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए कौन कौन से जो है वो संगठन ने काम किया है। तो उन संगठन में फिर आपके जो है डिफरेंट जो आपके
जो बैठकें हुई है, ठीक है, तो उन बैठकों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, ये रेमेडी ली गई है किनके, इन पॉल्यूशंस को कम करने के लिए। तो वो हम जो है यहां पर जितने भी कन्वेंशंस हैं वो हम कहां पर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि पर्यावरण की, अगर हम प्रेजेंट टाइम पर देखें तो पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। और अगर आप अपने आसपास झांक कर देखें तो आपको जो है बहुत सारी समस्याएं नजर आएंगी, जैसे कि हमारा पर्यावरण में जो है एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन के कारण अभी आपने देखा होगा कि होली से पहले ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। और इस गर्मी के पीछे कारण क्या है, वही ग्रीन हाउस गैसेस का जो है एमिशन है। और आपने देखा होगा कि वेरियस क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उस वाटर पॉल्यूशन का क्या जो है आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो ये आपकी वेरियस जो है, क्योंकि डेवलपमेंट, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक डेवलपमेंट फेज में है, यानी दिन प्रतिदिन जो है यहां पर डेवलपमेंट जो है आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड्स हाईवेज चल रहे हैं। उन रोड्स और हाईवेज को बनाने के लिए कितना जो है पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो ये सारी समस्याएं, और इन समस्याओं से क्या निजात, कैसे निजात पाया जाएगा, तो उसमें हम समझेंगे कि जितने भी वेरियस जो है इन समस्याओं का समाधान के लिए वेरियस आपके कन्वेंशंस हैं। तो ये यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएनईपी। तो ये यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। और इसके तहत जो है बहुत सारे कन्वेंशंस, बहुत सारी जो समस्याएं एनवायरनमेंट में आ रही है, हमारे पर्यावरण में आ रही है, तो उससे कैसे जो है पार पाया जाए। तो यूएनईपी की जो है बहुत सारी जो है कन्वेंशंस है। उन कन्वेंशंस को यहां पर हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है कि क्वेश्चन, ये आपका बायोडाइवर्सिटी, जो आपका बायोडाइवर्सिटी इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी लॉ है वो कब पारित होता है, 2002 का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें हम वेरियस समस्याएं, और ये आपका ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है वो हमारे नेशनल लेवल पर काम किया जा रहा है, और इसके लिए जो है अलग अलग लॉ बनाए गए हैं। तो उन लॉ को भी यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, किसमें, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स में। फिर आ जाता है आपका पांचवा, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पर हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर, यानी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर किस प्रकार से जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो है यहां पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए भाई, यहां से इंपॉर्टेंस, ये चारों चैप्टर जो है आपके इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं चारों चैप्टर पे पूरा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसमें हम समस्याओं में हम जो है वेरियस कन्वेंशंस को लेकर, और जो है कि आपके नेशनल पार्क और जो आपकी बर्ड सेंचुरी, जो भी हमने जो है ह्यूमन लेवल पर काम किए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो वो हम जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इसको हम शुरू कर देते हैं। और पहला चैप्टर भी अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेसिक डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है, और कैसे इनको जो है समराइज करना है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है बेसिस है आपके अदर 3 चैप्टर्स के लिए। तो पहला चैप्टर अगर आपको समझ आएगा तो ही आप जो है बायोडाइवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की जो है टर्म्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, उनको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, यही पूरे एनवायरनमेंट का बेसिक है। मैं कह सकता हूं कि एक इंट्रोडक्शन हम जो है एनवायरनमेंट का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूं, तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को साथ में देता हूं। तो आपको जो है टेलीग्राम, केसी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर जो है इसके मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप जो है वो केसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आप जो है इस की पीडीएफ क्लास के बाद जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे यहां पर
कि व्हाट इज एनवायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है। क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को इसकी आनी चाहिए। क्या होता है भाई पर्यावरण? हाँ जी, पर्यावरण अगर इसका संधि विच्छेद हम करें, हिंदी आप आजकल पढ़ रहे हैं, रोहित सर आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, तो वो जो है आप लोगों को पता है कि अगर हम पर्यावरण की संधि विच्छेद करें तो यानी पर्या का मतलब है परि और आवरण, तो परिधन आवरण, तो यही बनाता है आपका पर्यावरण, परिधन आवरण। अब यहां पर देखा जाए तो ये आपका शब्द है एक, यहां पर मैं लिख देता हूं इनवायरनर। ये शब्द जो है इनवायरनर शब्द से ये एनवायरमेंट का शब्द लिया गया। अब ये इन्वायरनर शब्द जो है ये कहां से आया है? ये आपका कहां से? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले कि एनवायरमेंट शब्द जो है कहां से लिया गया है, तो यहां पर आपको ग्रीक वर्ड पहले ऑप्शन दिया जाता है और आप जो है उस ग्रीक वर्ड को ही आंसर करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट जो है, एनवायरनर शब्द जो कि फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच में इसको यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है सराउंड या इन सर्कल। इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब है सराउंडिंग, यानी इन सर्कल का मतलब होता है आवरण, यानी आवरण, परिधन आवरण। परिधन आवरण का मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग्स के सराउंडिंग में जो भी कुछ है, चाहे वो फिजिकल है या आपके जो है आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, या आपके कौन से, या आपके जो है लिविंग कंपोनेंट्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर जो है आपके बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के मिश्रण को हमारे चारों ओर जो है हमारा क्या कहलाता है? वो पर्यावरण कहलाता है, परिधन आवरण। हमारे जो चारों ओर जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एनवायरमेंट कहलाता है। और एनवायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से के एनवायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है आपका सराउंड, सराउंड का मतलब होता है आवरण। तो आवरण जो है इसका मतलब होता है। तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट जो है हमारा लिविंग ह्यूमन बीइंग्स का, जो ह्यूमन बीइंग्स जिन चीजों से आसपास घिरे हुए हैं वो हमारा एनवायरमेंट कहलाता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो है एक चीज गलती क्या करते हैं कि एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में बेसिक डिफरेंस, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में बेसिक डिफरेंस नहीं जान पाते हैं। यहां पर एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट को जो है ये कहते हैं कि एनवायरमेंट ही एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर ही एनवायरमेंट है। तो देखिए भाई, एटमॉस्फेयर जो है ये एनवायरमेंट का पार्ट है, और जहां पर जो है आपकी क्या है, जितनी भी एयर्स है वो इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी ये जो है आपका किसका पार्ट है? एनवायरमेंट। बट एटमॉस्फेयर को हम एनवायरमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि एनवायरमेंट में आपके सारे के सारे आपके भौतिक और जो है भौतिक और जैविक घटक, उन सभी का मिश्रण होता है जिनसे हम ह्यूमन बीइंग्स क्या हो, घिरे हुए हो। तो आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ये एनवायरमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है। क्लियर है? तो एनवायरमेंट क्या होता है इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने यहां पर समझ ली है। अब यहां पर समझते हैं कि डेफिनेशन के फॉर्म में आपने देख लिया, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इन इज एनवायरमेंट। हम लोग जिस चीज से भी घिरे हुए हैं, ठीक है, हम लोग जिस चीज से भी घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है, या उसी को हम क्या बोलेंगे कि हमारा एनवायरमेंट है। क्लियर है? एनवायरमेंट इज द totality of all the external condition affecting the life, development and survival of organism। यानी जो लाइफ को अफेक्ट करे वो उन सब के एक्सटर्नल कंडीशन को, उनकी टोटालिटी का मतलब है उनको समअप करने के बाद जो है वो चीजें जो निकल कर आती है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग,
जिसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। यानी ये जो है आपके क्या है, जैविक और अजैविक घटकों दोनों से ही आपके बनते हैं, जैविक और अजैविक दोनों घटकों। यानी अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट जो है ये अगर हम ह्यूमन बीइंग बोले कि ये भाई साहब ह्यूमन बीइंग है और इसके आसपास जो है आपके क्या है, ये इसके आसपास जो है जैविक घटक है, जैविक प्लस अजैविक घटक, जैविक प्लस अजैविक घटकों का सम जो है हमारे आसपास क्या कहलाता है, ये सब जो है क्या कहलाता है, ये सब जो है आपका एनवायरमेंट कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पहले भी पता होगी, या आप इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास है, जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण या एनवायरमेंट कहलाता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स है। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट को हमने बोला कि जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं, तो अगर यहां पर देखा जाए तो हम दो जो है कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट्स जो है यहां पर अगर हम बात करेंगे कि एक आपके माइक्रो कंपोनेंट होंगे, एक आपके माइक्रो कंपोनेंट होंगे यानी सूक्ष्म घटक माइक्रो, और एक आपके कौन से होंगे, मैक्रो। अब मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो और माइक्रो घटक आपके कौन से होते हैं। अब देखो मैक्रो और माइक्रो की बात करते हैं कि ये एनवायरमेंट जो है किससे, ये आपका वायुमंडल, जलमंडल और जो है स्थल मंडल से घिरा हुआ है। यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, अगर हम इनकी बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, लिथोस्फीयर की बात करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके मैक्रो में आ जाएंगे। और इसमें अगर हम एक पढ़ लेते, एक देख लेते हैं कि जैसे हम जो है किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जलमंडल की, यानी हम जो है किसकी, हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। तो हम हाइड्रोस्फीयर या हम बात कर सकते हैं किसकी, जलमंडल की बात कर सकते हैं। अब जलमंडल की अगर हम बात करते हैं तो जलमंडल एनवायरमेंट का कैसा, ये आपका एक मैक्रो या हम बोल सकते हैं कि बड़ा स्वरूप हम कह सकते हैं। और इसका मैक्रो की अगर माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो देखो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से हैं। अब हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं भाई, वहां पर पानी भी है, वहां पर जो है मछली भी है, वहां पर जो है पादप भी हैं, वहां पर जो है जलीय पादप भी है, और वहां पर जो है अलग अलग और सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे जो है जलमंडल को बनाते हैं। तो यानी ये जलमंडल के क्या हो गए, ये माइक्रो कंपोनेंट्स हो गए। तो यानी यहां पर मैक्रो कंपोनेंट्स आपके जितने भी आपके मंडल हैं वो आपके मैक्रो कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, और उनके सूक्ष्म रूप जो है आपके किस में आ जाएंगे, माइक्रो कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। बस यहां से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है आपका किसके, हम यहां पर जैविक और अजैविक घटक की बात करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट है यहां पर दो आपके कौन से, ये एक आपका जैविक घटक जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और एक आपका क्या होता है, एबायोटिक, एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक की बात करते हैं तो यानी इसको क्या बोलते हैं, जैविक घटक। ये आपके क्या हो गए, जैविक घटक। इसको हम क्या बोलेंगे, अजैविक घटक। अजैविक, जैविक और अजैविक घटक का मतलब क्या होता है, जिनमें जीवन हो और उनसे हम घिरे हुए हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, प्लांट है, एनिमल है, प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है आपके, अदर सूक्ष्म जीव जो हैं, ये आपके कौन से घटक हो गए, ये आपके बायोटिक घटक हो गए। अजैविक का मतलब है जिनमें जीवन नहीं है, यानी इसका मतलब है जितने भी भौतिक घटक होंगे, जितने भी आपके भौतिक घटक हो गए। और भौतिक घटक क्या हो गया हमारे आसपास, हाँ जी, हाँ जी, भौतिक घटक हमारे पास आसपास क्या हो गया, हमारे आसपास हो गया टेम्परेचर, तापमान हो गया, और जो है अगर हम बात करते हैं कि क्या है, रेन हो गया, और हम क्या बात कर सकते हैं, वाटर हो गया, और क्या बात कर सकते हैं, सॉइल हो गया। ये सारे कैसे घटक हैं, ये आपके कौन से, अजैविक घटक हैं। तो यहां पर दो प्रकार से हमने एनवायरनमेंट को बांटा है, एक आपके जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैविक घटकों में जो है जीवन होता है
और अजैविक घटकों में जीवन नहीं होता है। तो जो भी चीज आप ऐसा दिमाग में सोच रहे हैं जिनमें जीवन नहीं है, तो वो सारे क्या है हो जाएंगे, आपके अजैविक घटक हो जाएंगे। क्लियर है? और जिनमें जीवन है तो वो आपके कौन से, वो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको जैविक घटक बोला जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अगर हम दो इसमें देखें तो माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, तो माइक्रो एंड मैक्रो जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और अगर हम इसको देखें तो यहां पर फिजिकल एनवायरमेंट, बायोटिक एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट का मतलब है भौतिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका कौन सा है, जो आपका एबायोटिक जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एबायोटिक भी बोल सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, यानी अजैविक घटक भी इसको बोल सकते हैं, अजैविक घटक भी इसको बोला जा सकता है। जिनमें जीवन नहीं है, तो अपने सराउंडिंग में जो भी चीज आपके पास ऐसी है जिनमें जीवन नहीं है बट वो हमारे पर्यावरण का जो है हिस्सा है, तो वो सारे घटक आपके भौतिक या फिजिकल एनवायरनमेंट उसको बनाता है। ठीक है, बायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब है जैविक पर्यावरण, और जैविक पर्यावरण में आपका जो है सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन होता है वो आपका कौन से, ये बायोटिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर डेफिनेशन समझते हैं, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। यहां पर जहां पर भी लॉजी वर्ड आ जाता है, तो जहां पर भी लॉजी वर्ड आ जाता है, तो लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। स्टडी का मतलब है कि उनके बारे में हमको पढ़ना समझना, उसी को क्या बोला जाता है भाई, स्टडी। यहां पर इको, ये जो है आपका वर्ड है ये इकोस से आया है। इकोस का मतलब होता है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके आपस में जो है वो आपका क्या होगा, उसमें आपस में जितना भी उनका इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी हमारा या लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, और आपके कौन से जो है आपके एनिमल भी आते हैं, और सूक्ष्म जीव भी आपके जो जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, वो सारे आपके किसमें, जो सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज मैं जो है आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि हम जो है ह्यूमन का जो है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पर क्या जो है उनका रिलेशन है, किस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। क्योंकि देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट पे रिलेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। क्योंकि अब अगर हम बात करें कि अगर हम जल ना हो तो जल क्या है, एक प्रकार का आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं एयर ना हो तो एयर भी जो है एक क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सॉइल है तो सॉइल भी क्या है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट इनका जो है हमारे प्रति या ह्यूमन का जो है इनके ऊपर डिपेंडेंसी का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। अगर पानी नहीं है तो पानी हमारी जो है मूलभूत आवश्यकता है। अगर एयर की बात करें, एयर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम जो है प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की जो है आवश्यकता क्या है, वो आपका सॉइल है। सॉइल से जो है वो क्या करता है, मॉइस्चर लेता है, तो मॉइस्चर का मतलब है जल, और जल भी जो है उसकी क्या है, आवश्यकता है। तो इन रिलेशनशिप की स्टडी को क्या बोला जाता है, इसको इकोलॉजी बोला जाता है। पारिस्थितिकी मनुष्यों सहित जीवित जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन है। अब यहां पर देखिए जीवित जीव और यहां पर उनके भौतिक आवरण, भौतिक वातावरण के बीच का संबंध। और भौतिक वातावरण क्या है भाई, भौतिक वातावरण का मतलब है फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी आपका लिथोस्फीयर है या आपका हाइड्रोस्फीयर है, जो है ये सारे जो है आपके स्फीयर मंडल की हम बात करते हैं, तो इनके बीच का क्या हो सकता है, ये इंटरेक्शन हो सकता है, ये रिलेशनशिप होती है। क्लियर? नेक्स्ट है यहां पर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ये जो है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच जो है ये इंटरेक्शन है, कि कैसे जो है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ये पारस्परिक क्रिया जो है, ये पारस्परिक क्रिया
एक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रियाओं को क्या बोला जाता है, उसका इकोसिस्टम बोला जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से इकोसिस्टम, अगर यहां पर देख लीजिए कि एक आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है भाई? नेचुरल इकोसिस्टम क्या है कि जो आपके वन है तो वो क्या है, आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो वन में जो है वो किस किस के बीच इंटरेक्शन है? वन में जो है आपका ये प्लांट का किन किन के बीच, वहां के भौतिक वातावरण के बीच के इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। गार्डन जो है वो कैसा है? वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो गार्डन आपने बनाया है तो वो आपने जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार किया है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम क्या है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया है। ये इसी को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। क्लियर है? तो ये टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉजी का मतलब है स्टडी, किस किस के बीच, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव हैं, जीवों का भौतिक वातावरण के बीच जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी। और यहां पर देखिए, यहां पर इंटरेक्शन यानी पारस्परिक क्रिया किस किस के बीच, यहां पर जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया को क्या बोला जाता है? उसकी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम बोला जाता है। तो ये टर्म्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के जो है इकोसिस्टम होते हैं भाई। देख लीजिए इकोसिस्टम, अब यहां पर आप जो है इजीली इसको आप समझ पाएंगे, नेचुरल या प्राकृतिक इकोसिस्टम। अब ये नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? दीज इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। यानी यहां पर देख लीजिए भाई, फॉरेस्ट ये अपने आप जो है नेचर में प्रेजेंट है। लेक भी जो है, ओशियन, ये जंगल, झील, सागर जो है ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है। और इनमें देखो कि इंटरेक्शन, अगर हम सागर या झील की बात करें तो यहां पर किसका भाई, कौन जैविक घटक है? यहां पर जो है प्लांट और क्या है, यहां पर प्लांट और यहां पर जो है ये आपका एक्वेटिक एनिमल जो है, ये आपके क्या है, ये जो है यहां पर जैविक घटक हैं। अब ये देखो, ये जैविक घटक जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अब देखो प्लांट है तो इनके लिए यहां पर क्या है, ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है, और साथ में यहां पर जो है वाटर इंपॉर्टेंट है, और जो है यहां पर CO2 इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इनके अजैविक घटक। तो इनके बीच जो है क्रिया को, पारस्परिक क्रिया, प्लांट को जरूरी चाहिए वाटर चाहिए और CO2 चाहिए, एनिमल को जरूरी क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। तो यहां पर देखिए कि ये क्या कर रहा है, ये पारस्परिक क्रिया बता रहा है किनके, जैविक घटकों की, किसके, अजैविक घटक से। और इसी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। तो कौन सा, फॉरेस्ट हो गया या लेक हो गया या ओशियन हो गया, ये या आपकी कोई नदी हो गई, ये आपका कौन सा इकोसिस्टम है, नेचुरल, जो अपने आप जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो जो हम खुद बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आर्टिफिशियल कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि क्रॉप फील्ड का मतलब है कि खेत जो आप बोते हैं, जो खेत बोते हो, तो वहां पर देखो भाई, वहां पर भी इंटरेक्शन है किस किस का, वहां पर जो है प्लांट का किसके साथ इंटरेक्शन है, और भौतिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। तो वो एक प्रकार का इकोसिस्टम बना रहा है। एक्वेरियम आप खुद बनाते हैं, घर पर जो है लेकर जाते हैं, तो एक्वेरियम में देखो कि ये भी आपका जो है बना बनाया एक इकोसिस्टम है। उसमें जो है आप क्या यूज करते हैं, जो है जो मछलियां आप जो है लेकर आते हैं घर में, एक्वेरियम बनाते हो आप घर में, तो उनके लिए क्या, पानी की आवश्यकता होती है, उनके लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि आप जो है सप्लाई करते हैं। तो वो कौन सा, एक्वेरियम हो गया। या आपके गार्डन, जो गार्डन बनाते हैं, ये आपका सेल्फ मेड होता है। यानी जो भी इकोसिस्टम हम खुद बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जैविक अजैविक घटकों का क्या है, ये हमने संबंध
संबंध बोला है या उनके बीच पारस्परिक क्रिया बोली है, तो यहां पर जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होंगे? तो ये देख लीजिए भाई कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक और अजैविक घटक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो बायोटिक कंपोनेंट जो है ये कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से यहां पर होंगे? देखो इकोसिस्टम जो है दो आपके कंपोनेंट से बना है, एक आपका बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका जो है सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट्स, एक आपके क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यानी यहां पर जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? जिनमें जीवन होता है, यानी ये जैविक घटक हो गए। ये क्या हो गए? ये इनको हम बोलेंगे जैविक घटक। और इनको क्या बोला जाएगा? ये आपके कौन से हो गए? अजैविक घटक। अब यहां पर देखो जैविक घटक जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। जैविक घटक में दो प्रकार के आपके क्लाइमेटिक फैक्टर और ये आपका एडिफिक फैक्टर। एडिफिक फैक्टर का मतलब है रिलेटेड टू जियोलॉजी, रिलेटेड टू जियोलॉजी, जियोलॉजी से संबंधित है। क्लाइमेट किससे? ये हमारे जो है क्लाइमेट से संबंधित हैं, वातावरण से हम बोल सकते हैं कि वातावरण से संबंधित होते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेन, लाइट, विंड और टेम्परेचर। तो यहां पर ये आपके क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट के क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होते हैं? रेन, लाइट, विंड और टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एबायोटिक अजैविक घटकों के एडिफिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो एडिफिक फैक्टर मैंने बोला कि ये जियोलॉजी से संबंधित है। और जियोलॉजी किससे संबंधित है? सॉइल। तो सॉइल और उसका पीएच, उसमें जो है डिफरेंट आपके मिनरल्स और उसकी टॉपोग्राफी क्या होगी? टॉपोग्राफी का मतलब है उस सरफेस के टॉप फीचर्स में क्या क्या मौजूद है, उसको क्या बोला जाता है? उसका टॉपोग्राफिक बोला जाता है। तो यहां पर इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट भी क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडिफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन कौन से जो क्लाइमेट्स बनाते हैं? रेन, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, ये क्लाइमेटिक एडिफिक फैक्टर रिलेटेड टू जियोलॉजी। और ये कौन कौन से होंगे? सॉइल, पीएच, मिनरल्स और टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी का मतलब है टॉप फीचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट को यहां पर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होंगे बायोटिक कंपोनेंट। देखो यहां पर अब इंपॉर्टेंट है, सारा खेल जो है, सारे मार्क्स जो है यहीं से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से आपके? सबसे पहले हो गए आपके प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है इनको बोला जाता है उत्पादक। और ये हो गए आपके, सेकंड हो गए आपके कंज्यूमर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ये आपके उपभोक्ता। इनको क्या बोला जाता है? उपभोक्ता बोला जाता है। ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं? तीसरे हो गए डिकम्पोजर, जिनको क्या बोला जाता है? ये आपके डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब है फाइनली जो भी जैविक घटक जो है, जैविक घटकों का जो डिकम्पोज करेगा तो उनको क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर बोला जाता है। अब देखो प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी उनको क्या बोला जाता है? यानी ये स्वतः पोषी होते हैं। और अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है उपभोक्ता श्रेणी में इसको बांटा जाता है। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि देखिए भाई कि कौन से कंपोनेंट से? बायोटिक कंपोनेंट से आपके पूछे जाएंगे कि प्रोड्यूसर यहां पर जो है, और यही कंडीशन आपकी जो है एक क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बनती है। यहीं से जो है खाद्य श्रृंखला बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोला जाता है आपका फूड चेन। फूड चेन जो है कहां से बनती है? तो अगर आप ये समझ पाओगे तभी आप जो है फूड चेन को समझ पाओगे, तभी आप जो है पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल को आप समझ पाओगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं और डिकम्पोजर क्या होते हैं। चलिए तो वन बाय वन जो है इनको हम समझते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक का मतलब है जो क्या करता है? उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है भाई? जो खाने का उत्पादन करता है और जिनको फिर हम खाते हैं, तो वो जो है आपके क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं और जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो आपके क्या होते हैं? उनको क्या बोला जाता है? उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है।
तो यानी यहां पर सबसे पहले लेवल, अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर कौन से आएंगे, ये उत्पादक आएंगे। उत्पादक का मतलब है कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। तो पौधे जो है वो उत्पादक होते हैं और ये जो है स्वपोषी होते हैं। क्या बोला मैंने, स्वपोषी। यानी स्वपोषी का मतलब है कि ऑटोट्रॉफ जिनको हम बोलते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। तो ये आपके कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट जो है वो कैसे भोजन बनाता है, उसकी क्रिया क्या है कि वो जो है सराउंडिंग सॉइल से मॉइस्चर गेन करता है और जो है सराउंडिंग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है। तो H2O और जो है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब ये फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया में जो है क्लोरोफिल पार्ट करता है और क्लोरोफिल से यहां पर क्या है, यहां पर लाइट इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। और साथ में यहां पर तब क्या बनता है, C6H12O6 और साथ में यहां पर ऑक्सीजन भी क्या होती है, ऑक्सीजन भी यहां से एमिट होती है। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो सराउंडिंग सॉइल से पानी लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब इनकी जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहां पर ग्लूकोज बनता है जो इनका खाना होता है, साथ में ऑक्सीजन यहां पर निकलती है। और इसीलिए बोला जाता है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए। जितना ज्यादा आप पेड़ लगाओगे उतना ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगी और उतना ज्यादा जो है ऑक्सीजन को क्या करेगी, एमिट करेगी। देखो यहां पर इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही है, कहां पर, आपके रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में यहां पर क्या मिल रहा है हमको, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी किसमें, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। और जितना ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी उतना ही कम जो है यहां पर क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही जो है कारण किसका है, ये तापमान वृद्धि का है, यही तापमान वृद्धि का कारण है। तो अगर आपका जितना ज्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा, उतनी कम जो है ग्रीन हाउस गैस होगी और उतना ही कम जो है आपका टेम्परेचर रहेगा। तो जो आपका क्लाइमेटिक चेंज आपका आ रहा है, तापमान में डे बाय डे की वृद्धि जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। तो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं भाई, जो स्वयं का भोजन बना सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपके यहां से जो है, यानी ये जो है आपके कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्वयं नहीं बनाते उन्हीं को क्या बोला जाता, उन्हीं को बोला जाता है आपका उपभोक्ता। और अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देख लीजिए भाई। अब यहां पर कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड्स, उत्पादकों पर निर्भर, ठीक है, किसके लिए, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। या तो ये उत्पादकों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर बोला जाता है। अब कितने प्रकार के कंज्यूमर होते हैं भाई, हाँ जी, सबसे पहले आते हैं आपके शाकाहारी। कंज्यूमर में शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब है हर्बीवोर्स जिनको हम बोलते हैं। शाकाहारी का किसको बोला जाता है भाई, शाकाहारी। शाकाहारी उनको बोला जाता है जो कि क्या क्या नहीं करते हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते। यानी सिर्फ किस पर, ये आपके प्लांट पर निर्भर करते हैं इसी को, और ये इन्हीं को प्लांट पर निर्भर करते हैं। जो डायरेक्टली प्लांट पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है, ये आपका 1 डिग्री क्या हो जाएंगे, ये 1 डिग्री कंज्यूमर हो जाएंगे। 1 डिग्री कंज्यूमर का मतलब है ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, ये आपके प्राथमिक
उपभोक्ता इनको हम बोलेंगे। क्लियर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो मांस नहीं खाते और डायरेक्टली किस पर, प्लांट पर निर्भर करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, शाकाहारी या हर्बिवोर्स उनको बोला जाता है। क्लियर है? प्लांट ईटर्स, पौधे खाने वाले, जैसे कि आपकी क्या है, बकरी होती है, आपका जो है ये आपका डियर हो गया या आपके खरगोश हो गया, ये सारे कैसे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी, क्योंकि ये जो है प्लांट ईटर्स हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है? अपने भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे मांसाहारी। अब मांसाहारी क्या होते हैं भाई? मांसाहारी जो है जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, तो ये आपके किसमें, ये 2 डिग्री कंज्यूमर, यानी इसको 2 डिग्री कंज्यूमर का मतलब क्या है कि ये आपके द्वितीयक जो है आपके क्या हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता जो प्लांट को नहीं खाते, वो यहां पर फ्लैश ईटर यानी मांस खाने वाले जितने भी आपके प्राणी हैं, वो आपके किसमें, ये कार्निवोर्स में, मांसाहार में आ जाते हैं। जैसे कि आपका टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये क्या है, ये आपके किस पर डिपेंड करते हैं, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, यानी ये मांस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि टाइगर का खाना जो है वो क्या होता है, जितने भी शिकारी पशु होते हैं, तो जितने भी शिकारी पशु हैं, वो शिकारी पशु किस पर, वो शिकारी पशु जो है आपके किसमें, कार्निवोर्स या मांसाहारी में आ जाएंगे, जो कि द्वितीयक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक जो है, इनको उपभोक्ता का दर्जा दिया गया है। ऑमनिवोर्स, ऑमनिवोर्स का मतलब है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है कि जो प्लांट को भी खा रहे हैं और जो किसको खाते हैं, जो है मीट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है? तो यानी यहां पर देखेंगे कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है, मनुष्य प्लांट पर भी निर्भर करता है। हम जो है गेहूं चावल खाते हैं, तो ये क्या है, ये प्लांट का प्रोडक्शन है, तो प्लांट पर भी निर्भर कर रहे हैं। और साथ में हम जो है मांस भी खाते हैं। तो जो प्लांट जो है, प्लांट और मांस दोनों ही खाता हो, उसको क्या बोला जाता है, सर्वाहारी या ओमनिवोर्स बोला जाता है। एक होते हैं आपके परजीवी, जिनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि पैरासाइट जो है ये वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव को होस्ट बनाकर जो है उसका सेवन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको पैरासाइट या परजीवी बोला जाता है। तो यहां पर देखें कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये इसको हम अगर हम क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा वाला आपका कौन सा है, इसको हम पैरासाइट बोल रहे हैं। ये आपका पैरासाइट है, पैरासाइट। और ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका होस्ट। होस्ट का मतलब है कि जिसके ऊपर ये पैरासाइट डिपेंड होता है, उसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। अब यहां पर देखो पैरासाइट का ये इसका बेनिफिट होता है, इसका जो है बेनिफिट होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं होस्ट का क्या है, हार्म होता है। हार्म का मतलब है कि नुकसान किसका, होस्ट। अब आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपके सिर में, बालों में जू है, तो जू भी एक प्रकार का पैरासाइट है। तो जू ने होस्ट क्या बना रखा है, आपकी कपाल को, आपके सर को, आपके खोपड़े को जो है उसने जो है क्या बना, होस्ट बना रखा है। तो यहां पर जो है वो हमारे सरफेस को और वहां से ब्लड या जो भी उसका भोजन होता है उसको वो हमारे सर से लेता है। तो यानी वो क्या है, आपका एक पैरासाइट हो गया। क्लियर है? या हमारे आंतों, अगर हम पेट की बात करें, पेट में जो बच्चों के कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो कीड़े भी क्या है, पैरासाइट है। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम पर। तो पेट उसके लिए क्या हो गया, या इंटेस्टाइन क्या हो गया उसके लिए, इंटेस्टाइन जो है उसके लिए क्या होस्ट हो गया, और यानी उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और आपने जो है ऐसे जो है वो देखे अमरबेल आपने देखी होगी, तो अमरबेल भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट का मतलब है लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। यानी देखो, लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट का मतलब है हमारा सर हो गया। जू की हम बात करते हैं, अगर हम जू की बात कर रहे हैं, तो जू जो है, जू आपका एक पैरासाइट है जो हमारे सर को होस्ट बनाकर रखता है, वहां से बेनिफिट होता रहता है और अपना उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, फूड मिलता है, तो उसी तरीके से उनका रेप्लिकेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जू एक प्रकार का पैरासाइट होता है।
क्लियर है? तो ये सारे जो है आपके डिफरेंट आपके क्या हैं, ये आपके इकोसिस्टम के पार्ट है, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट में, यहां पर बायोटिक कंपोनेंट में भी कौन से डिवीजन ऑफ कंज्यूमर्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखें लास्ट, देखो जू हो गया, कैस्कटा अमरबेल हो गया, टैपवर्म्स फीता कृमि हो गया, जो किसमें, ये पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, उनके इंटेस्टाइन में जो आपके टैपवर्म्स पाए जाते हैं, तो वो आपके वो भी क्या है, एक प्रकार के पैरासाइट्स हैं। डिकम्पोजर कौन से होते हैं? तो डिकम्पोजर का मतलब है अल्टीमेटली डिकम्पोज करने का काम जो करते हैं उनको डिकम्पोजर बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने जो है, आपने ये चीज जरूर ऑब्जर्व करी होगी कि आपने घर में जो है सब्जी काटी या आपने फल काटे और उनके छिलके जो है आप डस्टबिन में डाल देते हो, और डस्टबिन को अगर आप 4 दिन छोड़ दोगे, 4 दिन छोड़ दोगे तो क्या होगा भाई, 4 दिन अगर आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, उन पर जो है आपके डिफरेंट जो है सूक्ष्म जीव जो है अटैक करेंगे, सूक्ष्म जीव जो है अटैक करेंगे, और सूक्ष्म जीव का खाना होता है उनमें प्रेजेंट जो जितना भी जैविक होगा, उसमें जो जितना भी कार्बन होता है, तो कार्बन उनका क्या होता है, खाना होता है। तो उसमें से वो कार्बन लेते हैं, तब उसको डिकम्पोज करते हैं, और लास्ट में जो है वो आपका जो है, अगर उसको डे बाय डे अगर हम 10 दिन के बाद देखेंगे तो 10 दिन तक जो है वो उसका क्या बन चुका होगा, उसकी मिट्टी बन चुकी होगी। और मिट्टी बनने का मतलब है कंप्लीट डिकम्पोजिशन होना, कंप्लीट डिकम्पोजिशन, कंप्लीट जो है उसका क्या हो चुका होगा, अपघटन हो चुका होगा। तो अपघटक जो कि क्या करते हैं, जो कि जैविक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और अपना भोजन वहां से ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको डिकम्पोजर बोला जाता है। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर मैंने आपको किचन वाला एग्जांपल दिया, तो वो क्या है आपका, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है। आपने ये चीज जरूर देखा होगा, जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं जंगल में, तो वो जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होकर क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो वो कौन यहां पर अटैक करते हैं, सूक्ष्म जीव, जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आपके क्या आते हैं भाई, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह वगैरह जो है ये आपके क्या आते हैं, ये डिकम्पोजर में आते हैं। क्लियर है? तो डिकम्पोजर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि डिकम्पोजर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इनका काम क्या होता है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे कि जितने ये हैं इनको हम जो है इनकी पोषी स्तर में, तो अब देखो यहां पर पोषी स्तर की बात करेंगे, तो पोषी स्तर में एक सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर फूड चेन। अभी आपने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले लेवल पर क्या होते हैं, सबसे पहले लेवल पर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको जो है स्वपोषी बोला जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर डिपेंडेंसी किसकी होती है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंडेंसी किसकी होती है, ये आपके जो है किनकी होती है, ये फ्लैश ईटर्स की होती है। फ्लैश ईटर्स का मतलब है जिसको हम सेकंड डिग्री कंज्यूमर बोलते हैं। और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर किसकी डिपेंडेंसी होती है, जो ओमनिवोर्स होते हैं, जैसे कि हम हैं। क्लियर है? अब यहां पर और ये एक प्रकार की क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है। कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, एक चेन बनती है, उसको क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है। अगर ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो देखें सबसे पहले जो है यहां पर क्या है, यहां पर हम बात करते हैं, ये ग्रास है। तो घास को किसने, ये ग्रास ऊपर ने खाया, और इस ग्रास ऊपर को कौन खाता है, ये फ्रॉग या मेंढक खाता है। और इस मेंढक को किसने खाया, पाइथन ने खाया। और पाइथन को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो एक कंप्लीट जो है ये हमारे इकोसिस्टम में एक प्रकार की एक चेन बन रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और ये फूड चेन जो है आपके सर्वाइवल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चेन होती है। अगर इस फूड चेन को ब्रेक किया जाए तो हमारा जो ये इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए जो है ये आपकी क्या है, एक प्रकार की चेन है, जहां पर कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, किसको खाता है, एक प्रकार की क्या बनाती है, श्रृंखला बनती है। तो इसी को क्या बोला जाता है,
इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। तो एक प्रकार की श्रृंखला बन रही है यहां पर, इसको क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला। अगर यहां पर आप समझ पा रहे होंगे तो देखो ये ग्रास जो है ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये आपके कौन से, ये आपके ऑटोट्रॉप्स हो गए, यानी ये आपके क्या हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, क्या ये कंज्यूमर है, क्या ये कंज्यूमर है, क्या ये जो है प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर, तो सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके प्रोड्यूसर, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये आपके निर्माता है। अब इसके देखें ग्रासहोपर, ग्रासहोपर जो है सिर्फ घास खाता है, ये कीड़े वीड़े नहीं खाता है। तो यानी ये क्या आ गया आपका, ये 1 डिग्री कंज्यूमर आ गया। अब देखो ये फ्रॉग जो है ये सिर्फ क्या है, इन ग्रासहोपर्स को, कीड़ों को खाता है, यानी मांस खाता है। तो यानी ये आपका कौन सा, 2nd डिग्री। अब अगर यहां पर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन जो है आपका क्या है, इनको खाता है। तो यानी ये भी आपका 3 डिग्री। अगर इसको ईगल को बोलेंगे तो इस क्या हो जाएगा आपका 4 डिग्री क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। तो अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग पोषी स्तर पर ये अलग अलग कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की श्रृंखला बनाती है, जिस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से आपके क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला को चुनिए, और 4 जो है खाद्य श्रृंखला आपको दी जाएगी और उन 4 में से आपको पूछा जाएगा। अब इसके लास्ट जब मैं ये कंप्लीट कराऊंगा तो अगले दिन जो है आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वहां पर जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो को शेयर करते हुए जाना है, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को। क्लियर है, और टेलीग्राम, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में ये पिन है, वहां से आप जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम में ही आप लोगों को सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। क्लियर है, और जगह कहीं पर भी आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी सिवाय आपके टेलीग्राम के, केसी क्लासेस के टेलीग्राम के। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी यहां पर क्या है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव के भोजन के रूप में खाता है, उसी की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। घास को खाया किसने, हिरण ने है, और हिरण को खाया किसने, लायन ने। तो ये एक प्रकार की चेन बन रही है, और इस चेन का मतलब है, कौन सी चेन है, इसको बोला जाता है फूड चेन। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कि लॉ ऑफ एनर्जी, फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। अब यहां पर देखो, अब हमने यहां पर क्या बोला कि हमने प्राइमरी, यहां पर क्या बोला कि प्रोड्यूसर है, तो ये आपका प्रोड्यूसर का, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया पोसी, इसको क्या बोलेंगे, पोसी स्तर। ये पोसी स्तर हो गया किनका, ग्रीन प्लांट्स का पोसी स्तर। तो क्या बोला जाएगा, इसको पोसी स्तर बोला जाएगा। इसका, ये किसका, हार्बिवोर्स का, यानी जो आपके क्या होते हैं, जो आपके शाकाहारी होते हैं, उनका क्या हो जाएगा, ये पोसी स्तर हो जाएगा। तो अलग अलग पोसी स्तर की हम बात करते हैं, ये अलग अलग जो है ट्रॉफिक लेवल्स है, और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो किस प्रकार से अलग अलग पोसी स्तर में होती है। सबसे पहले जो है सबका प्रोड्यूसर के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट का मतलब है सूर्य की किरण, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आपके पिछले साल कि जो टोटल सूर्य के प्रकाश की जो टोटल एनर्जी है वो धरती पर कितनी आ पाती है, तो यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो टोटल जो सूर्य की एनर्जी है वो जो पतियों तक की बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर तक, वो कितनी, 1% एनर्जी जो है वो सिर्फ जो है धरती तक पहुंच पाती है, किसकी, सूर्य की। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। अब यहां से जितने भी आपके ये अलग अलग पोसी स्तर है, तो ये पोसी स्तर में जो है एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो कितना होता है, 10% होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज प्रोड्यूसर ने जो है एनर्जी उत्पन्न करी, मान लीजिए जो है इन्होंने एनर्जी उत्पन्न करी 1000 जूल की, 1000 जूल की इन्होंने एनर्जी उत्पन्न करी। अब जो ये दूसरे जो है ट्रॉफिक लेवल, अब इन प्रोड्यूसर को खाया किसने, हार्बिवोर ने। तो इन दो जो 1000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूसर के पास थी, वो सिर्फ यहां पर कितने 10% जो है
पहुंच पाती है, यानी 90% जो है यहां पर सारे एक्टिविटी के लिए जो है आपकी एनर्जी खपत होती है, सिर्फ 10%। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा भाई? हाँ जी, 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? यानी यहां पर कितनी 100 जूल एनर्जी यहां पर पहुंचती है। अब हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं भाई? यानी इन जो है शाकाहारी जीव को कौन खाते हैं? ये आपके कार्निवोर्स खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। अब यहां पर मांसाहारी ने अगर ये हर्बीवोर खाया तो इनके पास कितनी एनर्जी? ये जो है 100 का 10% कितनी? 10 जूल एनर्जी जो है ट्रांसफर हुई। और इसके बाद जो आगे पोषी स्तर में जिसको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है? ओमनिवोर्स या सर्वाहारी बोला जाता है, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के पास कितनी एनर्जी गई भाई? 9 जूल एनर्जी यहां पर कंज्यूम हो जाएगी, सिर्फ यहां पर कितनी? 1 जूल एनर्जी। और इसी को क्या बोला जाता है कि पोषी स्तर में 10% लॉ इसको बोला जाता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने परसेंट? कुल मात्र जो है वो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसी को 10% लॉ बोला जाता है। और ये एनर्जी का जो पिरामिड है, तो यहां पर देखिए एनर्जी का जो पिरामिड है, वो एनर्जी का पिरामिड कैसे बनेगा? इसी से बनेगा कि देखें कि यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। फिर जैसे जैसे एनर्जी जो है अपराइट की तरफ जाती है, ये आपके प्रोड्यूसर हो गए, ये आपके जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास? प्रोड्यूसर के पास होती है। फिर आपके 1 डिग्री कंज्यूमर के पास, फिर आपके 2 डिग्री। इस तरीके से जो है एनर्जी का ट्रांसफर कितना? 10% एनर्जी का ट्रांसफर जो है एक पोषी स्तर से कितना? दूसरे पोषी स्तर में होता है। तो इस कैसा पिरामिड बन रहा है? ये जो है आपका अपराइट पिरामिड बनता है। इसी प्रकार नंबर्स का पिरामिड होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में करूं, अब आगे लास्ट में आपसे पूछूंगा कि जब क्वेश्चन आपसे यहां पर करूंगा तो ये कैसा? ये अपराइट पिरामिड बन गया कि यहां पर उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता। और हर एक ट्रॉफिक, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जो ये बेस लाइन से दिखाई गई है, तो ये आपका क्या है? एक पोषी स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका एक पोषी स्तर है। तो ये जितने भी है ये अलग अलग क्या है? पोषी स्तर है। और यहां पर कितनी? 10% एनर्जी जो है वो क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी जो है उनके काम में आती है, कंप्लीट वहां पर यूज होती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो कैसा अपराइट पिरामिड होता है? ठीक है, अपराइट पिरामिड होता है। तो यहां पर देख लीजिए भाई, 10% लॉ को भी पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में होगी और अपराइट होगी। तो यहां पर देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कैसा होता है भाई फ्लो ऑफ एनर्जी? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक ही दिशा की तरफ। मैंने एरो किया ना ऐसा कि प्रोड्यूसर से अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से जो है कंज्यूमर, कंज्यूमर से आपका जो है वो डिकंपोजर, तो एनर्जी कैसे? इस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इस पिरामिड कैसा बन रहा है आपका? यूनिडायरेक्शनल बन रहा है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी। तो देखो सनलाइट का कितना परसेंट? 1% एनर्जी ही वो गेन कर ले पाते हैं। ठीक है, और वही 1% एनर्जी जो है किसमें? वो फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी जो क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, उस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से जो है वो फूड एनर्जी में उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? जो हमको सनलाइट से एनर्जी मिल रही है प्रोड्यूसर को, वो कितने? 1%। अब 10% लॉ क्या कहता है कि 10% जो है, only 10% of energy is transferred to the next trophic level। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, या और बाकी जो है किसमें? लाइफ प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जो है एटसेट्रा। जितने जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस में 90% एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। बाकी 10% जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉफिक लेवल। 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्योंकि 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या हो जाएगी? कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस वजह से ट्रॉफिक पोषी स्तर की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी पिरामिड की अगर हम बात करते हैं, तो हमको 3-4 ही ट्रॉफिक लेवल हमको यहां पर मिलते हैं।
क्लियर है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा। तो वो क्या है, आपका एनर्जी पिरामिड बन रहा था, यूनिडायरेक्शनल और कैसा है, अपराइट है। अब यहां पर देखिए, जब हम एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं या हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंज्यूमर से लेकर आपके जो है अपघटक यानी डिकंपोजर तक की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए कि दो टर्म आपकी बायो मैग्निफिकेशन जिसको जैविक आवर्धन बोला जाता है, और दूसरा आपका बायो एक्युमुलेशन जिसको जैव संचय बोला जाता है। तो ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन यहां से पूछी जाती है कि बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैव आवर्धन और जैव संचय में जो है डिफरेंस क्या होता है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में इसको लेते हैं। अब बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब है बड़ा होना, मैग्निफिकेशन का मतलब है बड़ा होना। एक्युमुलेशन का मतलब क्या है, एक्युमुलेट होते जाना। अब देखें, बायो एक्युमुलेशन को अगर आप समझ पाएंगे तो बायो मैग्निफिकेशन को आप जो है इजीली समझ पाओगे। अब बायो एक्युमुलेशन को समझते हैं थोड़ा सा। बायो एक्युमुलेशन जैव संचय होता क्या है कि ये जो है आपका बायो एक्युमुलेशन का मतलब होता है कि जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, या पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात नहीं करेंगे, पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन के दौरान जो है जो वो पॉल्यूटेंट्स एक्युमुलेट होते जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बायो एक्युमुलेशन बोला जाता है। मान लीजिए कि किसका सीजन आ रहा है, सीजन आ रहा है आपके आम का सीजन, ठीक है, और आम आपने अगर खाया और आम खाने से पहले आपने धोया नहीं, बिना धोके जो है आपने आम खाया, तो आम को क्या करने के लिए, पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। तो जितने आम आप खाओगे उतना जो है वो केमिकल आपके एक्युमुलेट। आज आपने 4 आम खाए तो 4 आम से कुछ केमिकल आपके अंदर एक्युमुलेट हो गया। फिर आपने जो है अगले सीजन कुछ आम खाए बिना धोई, वो केमिकल आपके अंदर जो है वो एक्युमुलेट, और लाइफ स्पैन तक जो है वो क्या होते जाते हैं, एक्युमुलेट होते जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन के दौरान वो केमिकल का एक्युमुलेशन क्या कहलाता है, बायो एक्युमुलेशन कहलाता है। यानी एक ही जीव में कितने लाइफ स्पैन के दौरान वो सर्टेन केमिकल जो है वो किस तरीके से एक्युमुलेट होता जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, बायो एक्युमुलेशन। यहां पर देख लीजिए, जब जो है मान लीजिए कि ये आपका जो है हम जो है एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं। ये जो है एक्वेटिक लाइफ में ये जो है यहां पर मछली है, और मछली यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इस नदी या कोई नदी में जो है आप लोगों ने, आप जैसे करते हैं ना गांव में कि जो घर का कूड़ा कचरा और जो गार्बेज है और वो जो है कहां पर, नदियों में डाल देते हैं। उस नदियों में डालने के कारण क्या है, वहां पर सर्टेन केमिकल्स का जो है लेवल इंक्रीज होता जाता है। जब ये छोटे थे तो इनमें देखो ये पीला पीला है, ये एक्युमुलेशन ऑफ द केमिकल्स क्या है, कम है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं उन केमिकल्स का जो है जहरीले रसायनों का क्या है, एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है। वही मछलियां है बट क्या हो गया, स्पैन चेंज हो गया। मान लीजिए ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब मछलियां पैदा हुई है, ये जब पैदा होने की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जब मछलियां आपकी क्या हो गई, ये जो है आपकी वृद्ध हो गई, तो जो है यानी ओल्डर जो है एज में आ गई, यानी पैदा होने से ओल्ड टाइम तक जो है कितना जो है जहरीले रसायन उन्हें एक्युमुलेट करे, उसी टर्म को क्या बोला जाता है, जैव संचय। संचय का मतलब होता है उनको संचित करना अपने अंदर, और यहां पर जैव बायो एक्युमुलेशन का मतलब होता है, बायो एक्युमुलेशन रेफर्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक chemicals in the tissue of a particular organism। यहां पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करिए, अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसको जैव संचय बोला जाएगा, ये बायो एक्युमुलेशन बोला जाएगा। अलग अलग पोषी स्तर की बात करेंगे तो अलग अलग पोषी स्तर में जैव आवर्धन की बात करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक्युमुलेशन का मतलब है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्पैन, ठीक है, कितना वो केमिकल्स जो है अपने अंदर संचय करता है। मान लीजिए आप अंगूर खाते हैं, बिना धोके अंगूर खाते हैं, अंगूर को पकाने के लिए कुछ रसायन केमिकल जो है यूज किया गया हो, तो वो हम जो है जितने साल तक हम अंगूर खाते जाएंगे वो हमारे अंदर एक्युमुलेट होता जाएगा, ठीक है, अगर हम बिना धोए जो है उन अंगूर को खाते हैं। क्लियर है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको जो है आपका
बायो एक्युमुलेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि उन केमिकल्स का एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है जब वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं। मान लीजिए ये मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया है किसका? मरकरी कंसंट्रेशन का। तो मरकरी एक प्रकार का क्या है? केमिकल है, हाँ जी, हानिकारक रसायन है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो पानी में सर्टेन आपने ग्राउंड वाटर यूज किया और ग्राउंड वाटर में आपने ग्राउंड वाटर यूज किया और ग्राउंड वाटर से जो है एल्गी यहां पर थी और ग्राउंड वाटर में क्या था? यहां पर जो है ये आपका मरकरी था। क्लियर है? यहां पर मरकरी था और मरकरी को कंज्यूम किया किसने? यहां पर वही पानी को कंज्यूम किया किसने? एल्गी। तो एल्गी में भी जो है मान लीजिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल या आप मान लीजिए 2 मिलीग्राम जो है वो क्या था? यहां पर वो 2 मिलीग्राम इस वाटर में जो है वो क्या था? 2 मिलीग्राम जो है वाटर में वो मरकरी थी और वो 2 मिलीग्राम कहां पर ट्रांसफर हो गई? 2 मिलीग्राम जो है वो इनके पत्तों में ट्रांसफर हो गई। अब प्लांट को खाया किसने? ये जो है एल्गी ईटिंग इंसेक्ट्स ने खाया और इंसेक्ट्स के पास ये क्या हो गया कि ये इंसेक्ट्स ने खाया तो एक के पास कितना? 2 मिलीग्राम। तो दूसरी जो इंसेक्ट होगा उसके पास कितना? 2 मिलीग्राम। ये इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट्स जो है इन्होंने जो है इन एल्गी ईटिंग इंसेक्ट्स को खाया और एक ने 4 खाए तो 4 से कितना? 8 मिलीग्राम यहां पर चले गए। अब यहां पर देखो फिश ने इसको खाया और एक फिश ने इसको कितना? ये मान लीजिए कि 2 जो है कीड़े ऐसे खाए तो कितने? 16 मिलीग्राम जो है इस किस में चला गया? ये 16 मिलीग्राम इस इंसेक्ट या इंसेक्ट ईटिंग फिश में चला गया। अब यहां पर फिश ईटिंग फिश, अब यहां पर इस फिश ने ऐसी जो है 2 फिश खाई तो कितना? यहां पर 32 मिलीग्राम, 8 यहां पर 16 प्लस 16 32 मिलीग्राम जो है वो किसमें? यहां पर जो है मैग्नीफाई हो गई। और ऐसी जो है वो 10 फिश जो है ह्यूमन ने खाई तो 10 फिश अगर ह्यूमन खाता है तो कितने? एक फिश में 32 मिलीग्राम तो 10 फिश में कितने? 300 मिलीग्राम जो है हम क्या कर रहे होंगे? यहां पर मरकरी को कंज्यूम कर रहे होंगे। तो देखिए कहां से 2 मिलीग्राम से लेकर 320 मिलीग्राम जो है, और ये अलग अलग पोषी स्तर में क्या हो रहा है? इनका एक्युमुलेशन, इनका जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसफर को क्या बोला जाता है? जहां पर जो है एक्युमुलेशन या एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स जो है वो अलग अलग पोषी स्तर पर होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि यहां पर 2 मिलीग्राम से कितना? 320 मिलीग्राम यहां पर क्या हो रहा है? ये आपका मैग्नीफाई हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन यहां पर हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन इसको बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स increases with the every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. इसी को biological magnification बोला जाता है। खाद्य श्रृंखला में हर अगले पोषी स्तर के साथ हानिकारक रसायनों की सांद्रता, ये कंसंट्रेशन है, बढ़ती है, इसे जैविक आवर्धन बोला जाता है। एग्जाम्पल मैंने मरकरी का आप लोगों को दे दिया है। ऐसे रसायनों की अधिक सांद्रता मानव शरीर में जमा हो जाती है क्योंकि मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है। सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन से अफेक्टेड कौन होता है? वो मानव होता है, क्योंकि हर पोषी स्तर के सबसे ऊपर कौन होता है? मानव होता है। और मानव पर जो है उसका इंपैक्ट क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, बायोमैग्निफिकेशन एंड जो है बायो एक्युमुलेशन। क्लियर है? जैव आवर्धन और जैव संचय दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उस कंफ्यूजन को मैंने आप लोगों को दूर कर दिया है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब खाद्य जाल। अभी हमने जो है यहां पर खाद्य श्रृंखला की बात करी, फूड चेन की बात करी। ये जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल फूड चेन ही हो, यहां पर डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन हो सकते हैं। अगर ये डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन जो है हमारे इकोसिस्टम में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जो है आपके क्या बोला जाएगा? उसको फूड वेब बोला जाएगा। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। यहां पर देखो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ द फूड चेन है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ द फूड चेन यानी ये आपसी संबंधित जो जितने भी खाद्य श्रृंखला है
उन खाद्य श्रृंखला को क्या बोला जाता है? खाद्य जाल बोला जाता है, जिसको हम क्या बोला? हमने फूड वेब बोला। तो यहां पर देख लीजिए भाई, ये आपके डिफरेंट जो है आपके क्या है, नेट इंटरकनेक्टेड आपके फूड चेन्स हैं। और सबसे पहले स्तर पर यहां पर क्या होते हैं? सबसे पहले स्तर पर यहां पर देख लीजिए भाई, ये क्या होंगे? ये आपके ऑटोट्रॉप्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए यहां पर ऑटोट्रॉप्स होंगे। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर पिरामिड्स आपको लिखना है, तो नंबर पिरामिड्स क्या होंगे भाई? नंबर पिरामिड्स भी आपके क्या होते हैं? ये आपके जो है अपराइट्स होते हैं। नंबर पिरामिड्स का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसकी होगी? अगर इसका यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल पिरामिड इसका होता है, तो यूनिडायरेक्शनल पिरामिड होने का मतलब है कि सबसे निचले लेवल पर, सबसे निचले स्तर पर जो भी पोषी स्तर पर होंगे, उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी कम्युनिटी जो है वो सबसे अधिक होंगी। यानी अगर देखा जाए तो पोषी स्तर पर सबसे निचले लेवल पर कौन होते हैं? ये आपके उपभोक्ता होते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर होते हैं, जिनको प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है उनकी संख्या जो है सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक संख्या जो है किनकी होगी? सबसे अधिक संख्या किनकी होगी? इन प्रोड्यूसर की होगी। जैसे जैसे जो है पोषी स्तर बढ़ते जाते हैं, संख्या इनकी घटती जाती है। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पोषी स्तर पे जो है नंबर का पिरामिड, नंबर जो है वो सबसे अधिक होगा, या जनसंख्या इनमें से किसकी अधिक होगी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? ये प्रोड्यूसर की होती है, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर की, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वार्टरली। इस प्रकार से जो है आपके हर पोषी स्तर पर नंबर क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस फूड वेब में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी किसकी होगी? प्रोड्यूसर, या जिनको हम निर्माता बोलते हैं, इनकी सबसे ज्यादा, ग्रीन प्लांट्स की जो है संख्या सबसे ज्यादा जो है होगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इंटरकनेक्टेड जो है फूड चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होती है? वो आपके प्रोड्यूसर्स की होती है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो अब इसी प्रकार से आपका जो है चलता जाएगा, एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे और फिर जो है क्वेश्चन सीरीज उसके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? वीडियो को शेयर करना है, और साथ में जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के एंड होते ही इसकी टेलीग्राम में पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जो है अगर आप कैसी क्लासेस सर्च कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है कमेंट बॉक्स या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप कैसी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।